इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे काम करता था केवल एक वक्त की रोटी के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे जाकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना ली। ये कहानी है Hyundai के फाउंडर चंग चू यंग की। चैंग जू यंग का जन्म 1915 में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका सपना था कि एक स्कूल टीचर बना जाए, लेकिन फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में ही दिन रात काम करना पड़ता था, पर काफ़ी बार उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल फैसिलिटीज़ तो दूर की बात है। चंग को लकड़ियां बेचने काफ़ी बार पास के शहर में जाना पड़ता था। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना और पहनने के लिए कपड़े हैं, वो भी बिना खेतों में काम किए। ये सब देखकर वो फ्रस्ट्रेट होने लगे थे और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहते थे। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़कर वो सोच में पड़ गए और उनकी जो धड़कनें हैं वो तेज बढ़ने लगी। 1932 में मात्र 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया, और वो फैसला था गांव से शहर भाग जाने का। एक रात चंग अपने दोस्त के साथ शहर के लिए निकल पड़े और करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें कौन शहर मिला और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम लिया। काम काफी मुश्किल और कमाई काफी कम, लेकिन चंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद चंग जो है वो पकड़े गए। उनके पापा ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस से उन्हें फार्मिंग चालू करनी पड़ी। उनके लौटने से उनकी फैमिली तो बहुत खुश थी, लेकिन चंग बिल्कुल भी नहीं। इन 2 महीनों ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन एंड सिविल कंपनी इसका पैशन जगा दिया था, और वो भी ये जानते थे कि खेतों में काम करके वो अपनी गरीबी नहीं मिटा सकते। इसलिए 2 बार उन्होंने वापस से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार उनके पापा ने उन्हें कुछ दिनों में ढूंढ लिया। फाइनली 1934 में मात्र 8 की एज में उन्होंने अपना फोर्थ अटेम्प्ट किया, और इस बार किसी ने उनको नहीं रोका। वो सियोल पहुंचते हैं जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्होंने जो काम मिला वो किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का, फिर फैक्ट्री वर्कर का, फिर फाइनली उन्हें बोंक्यू राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम मिला। कस्टमर्स और शॉप ओनर उनके काम से इतने खुश थे कि उनको 6 ही महीने में स्टोर मैनेजर बना दिया। इसके बाद चंग ने और मेहनत की और अपने बलबूते पे स्टोर को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंगली फैसला लिया। चंग की मेहनत को देख के उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। मात्र 22 साल की उम्र में चंग एम्प्लॉय से ओनर बन चुके थे। तो अगले 2 साल चंग ने और मेहनत की। मार्केट में उन्होंने ट्रस्ट एंड रेपुटेशन बना लिया था, जिसके वजह से उनका जो बिजनेस था वो काफी अच्छे से ग्रो होने लग गया था। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस टाइम पे कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज ये चाहते थे कि वॉर के दौरान कंटिन्यूसली राइस की सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सारे राइस शॉप की ओनरशिप ले ली थी एंड चंग से भी अपनी राइस शॉप ले ली। सालों की मेहनत से बनाया बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया था। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इफ आई पुट माई हार्ट एंड सोल सिंसियरली इनटू व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग, आई विल श्योरली सक्सीड। ये सोच के साथ वो एक ऐसा बिजनेस ढूंढने लग गए जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। बहुत ही जल्द उन्होंने एक कार रिपेयर शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया, और 1940 में उन्होंने 30 वॉन का एक फ्रेश लोन लेकर एडो सर्विस गैरेज खोला। किस्मत इतनी खराब थी कि शॉप ओपन होने के 1 महीने बाद ही गैरेज में आग लग गई। चंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था, कस्टमर को जो भी नुकसान हुए उनको कंपेंसेट करना था। ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक आम आदमी रहा तो वो हार मान लेता है, लेकिन चंग ने उस प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 का एक फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैरेज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता था। इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बना दिया। जहां बाकी गैरेज को 20 डेज लगते थे, वहीं चंग के गैरेज में 5 दिन में हो जाता था। उनका गैरेज इतना सक्सेसफुल हुआ था कि 3 साल में यानी कि 1943 में उनके एम्प्लॉयज 80 तक ग्रो हो चुके थे। इस टाइम तक चंग ने अपनी पूरी लोन जो है वो रीपे कर दी थी और उनकी फैमिली को उन्होंने सोल में ही सेटल कर दिया था। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन वहां पर भी एक और प्रॉब्लम आ गई। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसलिए जापान ने उनकी ओनरशिप ले ली और लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस वापस उनसे छीन लिया गया, और चंग वापस जीरो पे आ गए थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी फैमिली के साथ गांव शिफ्ट हो जाएंगे।
लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वापस से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते कोरिया में जापान का रूल खत्म हो गया था। कोरिया के नॉर्थ एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथ एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस से सोल आ जाते हैं एंड अपना कार रिपेयर बिजनेस रिस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था लेकिन इस बार नाम नया था, ह्युंडई ऑटो सर्विस। कार रिपेयर बिजनेस ठीक ठाक चल ही रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिकन अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए बिल्डिंग्स बना रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनको कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का पैशन था वो अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ उन्होंने 1947 में 31 की एज में ह्युंडई सिविल वर्क्स को एस्टैब्लिश किया एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफ़ी छोटे-मोटे काम मिलते थे, लेकिन 1950 आते-आते उन्हें मेजर प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए और यही अब उनका मेन बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देती है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स सोल के काफ़ी करीब आ चुकी थी, जिस वजह से चंग को सब कुछ छोड़ के पोशान शहर चले जाना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग बैठे नहीं रहे। उस टाइम यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया से लड़ रही थी और उन्हें टेंट, वेयरहाउस एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्हें बस रिलायबल एंड टाइमली डिलीवरी चाहिए और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने छोटी सी टीम के साथ स्टार्ट किया एंड कैन डू मूवमेंट अपनाया। अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार थे। वॉर चल रही थी और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको आए, लेकिन उन्होंने एक बार ज़बान दी थी, इसलिए उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अधूरे नहीं छोड़े। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिका से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी। 1952 में वॉर तो ख़त्म हो गई, लेकिन चंग को अमेरिका की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी अपनी कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स एंड रोड तेज़ी से बनवाने चालू कर दिए। इन सब में ह्युंडई ने मेजर रोल प्ले किया एंड बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। 1960 में चंग जो है अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे। एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी थे, लेकिन वो इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर्स के रोड बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स पे चलने वाली गाड़ी बनाने का। 1967 में चंग ने एस्टैब्लिश की ह्युंडई मोटर्स और 1968 में फोर्ड के साथ डील की, जिसमें वो फोर्ड की कॉर्टिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने डेवलप हो गए थे। फोर्ड नहीं चाहती थी कि ह्युंडई अपनी खुद की कार बना ले, इसलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली एक नए पार्टनर ढूंढना चालू कर दिया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल मोटर्स एंड फोक्सवैगन के साथ डील करने की कोशिश की, सबने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी के साथ एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी ह्युंडई को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुकी थी। इस डील का बेस्ट पार्ट ये था कि ह्युंडई अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकती थी और इसी के साथ वो अपना बनाया नाम से भी ये कार बेच सकती थी। उसी दौरान साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बनने वाले पार्ट्स ही हो। 1976 में ह्युंडई ने एक नया प्लांट सेटअप किया एंड ह्युंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार, जो थी ह्युंडई पोनी। अपने अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि ह्युंडई ने देखते ही देखते 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई थी। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल मार्केट 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो ह्युंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट का उड़ जाना और रेगुलर मेंटेनेंस ऐसे इश्यूज आते थे और इसी रीजन के वजह से ह्युंडई मोटर्स कंपनी पिछले 7 सालों से लॉसेज में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि जितना जल्दी हो सके इस कार कंपनी को बंद कर दे, लेकिन चंग के डिसीजन को सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे। कंपनी बंद करना तो दूर, वो नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सकती है। कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ में नहीं आया था कि 30,000 कार मार्केट में 3 लाख गाड़ी कौन खरीदेगा, पर चंग को इसका जवाब मालूम था। साउथ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे।
जिसका मतलब था कि कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस Hyundai की कार्स को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में Hyundai ने कई सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी पोनी 2 लॉन्च की। ना केवल साउथ कोरिया में ये कार सुपरहिट रही बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कनाडा जैसी कंट्री में भी सक्सेसफुल रही। अगले कुछ ही सालों में Hyundai ने 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। Hyundai ग्लोबली अब एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट मार्केट यानी यूएस को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली डिसेंट कार कंपनी से मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएस में सक्सेसफुल होना जरूरी था। Hyundai ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट कैप्चर करके रखा है और मिड एंड लार्ज में ऑलरेडी कंपटीशन है। इसलिए Hyundai ने सब कॉम्पैक्ट के मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन जीरो था। साथ में Hyundai ने देखा कि यूएस में सेकेंड हैंड कार मार्केट बहुत ही बड़ा है। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकेंड हैंड कार के प्राइस में एक नई Hyundai एक्सेल ऑफर की अपनी 5 साल की वारंटी के साथ। उस स्ट्रेटेजी ने यूएस के कार मार्केट को हिला कर रख दिया था। सेकेंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली Hyundai एक्सेल पे शिफ्ट हो गए। 1986 में Hyundai ने करीब 1,70,000 एक्सेल बेची और 1987 में 2,60,000। इन दोनों ही साल में Hyundai एक्सेल यूएस मार्केट की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई थी। यूएस मार्केट में अभी तक इससे बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी ने नहीं देखी और इसी की तरह Hyundai ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने रिटायरमेंट ले ली और हॉनररी चेयरमैन के टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और उनके बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसे डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। Hyundai आज वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने 40 लाख कार बेची। वैसे तो Hyundai ग्लोबली केवल कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि Hyundai 42 अलग-अलग कंपनीज में है। और ये सब की शुरुआत की थी एक ऐसे गांव के लड़के ने जिसके पास ना प्रॉपर फूड, ना हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटी थी, लेकिन उसके पास था तो केवल पैशन, विजन कुछ कर दिखाने का। ये थी Hyundai की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो किस कंपनी पे बनानी चाहिए। थैंक यू।